जय हिंद। राकेश का लेक्चर में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग रसायन विज्ञान का पहला पार्ट विलियन स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा वो पॉज करके आप फिर दोबारा देखेंगे और देखते हैं हम लोग अपने बोर्ड पर। पहले एक कक्षा 12th के बच्चों का है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है विलियन। सॉल्यूशन। ये विलियन क्या है, पहले इसी को हम लोग परिभाषा समझ लें, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे इस न्यू चैनल में आपको राइटिंग ज़्यादा नहीं कराना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बस क्लियर कराया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, आप पेन कॉपी अपना लेके बैठिए ताकि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उसको आप नोट करते रहिएगा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों? रीज़न है कि 5-6 नंबर यहाँ से आता है और चैप्टर बहुत डीप तो देखेंगे लेकिन बहुत कठिन नहीं है। आप तो सबसे पहले हम लोग विलियन क्या होता है वो जान लें। विलियन का परिभाषा है कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, विलियन में अब विलियन आपका बनाना है तो दो या दो से अधिक पदार्थ लेना है। अब वो पदार्थ कैसा है ध्यान से समझिएगा, ये समांगी मिश्रण बोल रहा है। समांगी मिश्रण क्या होता है, देखिए वो हम अभी समांगी के मिश्रण के बारे में आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे कि एक ऐसा मिश्रण होता है या ऐसे पदार्थ जिनके अणु एक जो अणु है अणु की साइज एक समान हो, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखते हैं जल है, जल में आप डाल देते हैं नमक, ठीक है। नमक इसमें घुल गया तो घुलने के बाद आप भौतिक विधि के द्वारा न तो नमक को अलग कर सकते हैं न तो जल को अलग कर सकते हैं। इसको अलग करना होगा तो आपको रासायनिक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। कुल मिला करने का बात यह है, जब आप नमक को पानी में डाला तो आप इसको अपनी आँख से या माइक्रोस्कोप से भी आप नमक और जल को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। साधारण आँख से तो बहुत दूर है। अब लेकिन एक शब्द होता है समांगी के बाद विसमांगी। जो विसमांगी होता है वो ऐसा पदार्थ होता है, जैसे इसी हमने जल में हमने डाल दिया रेत, ठीक है। तो आप रेत और जल को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल घुले नहीं है, तो इसी को हम विसमांगी कहते हैं। तो यहाँ पर विलियन की परिभाषा में ध्यान से समझिएगा, समांगी मिश्रण बोला है, यानी घुलने के बाद आप भौतिक अवस्था के द्वारा या भौतिक सिस्टम के द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि जो विलियन है वो कितने तरह का होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं पहले विलियन के। देखिए, यदि हम जल में, ये जल के अणु हैं, जल का अणु हम इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, जल में कोई पदार्थ डाल दिया, जैसे आपका नमक, ठीक है। नमक मतलब इसका सूत्र यानी Cl और H2O पानी का,
अब जैसे नमक डाला तो नमक के लिए हमने ये लाइन वाला बिंदु दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जल में आपने नमक डाल दिया तो इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन। यानी अब यहाँ पर जल जो है, कुल मिला कहानी ये हुआ, विलयन बनाने के लिए दो पदार्थ का जरूरत पड़ा आपको, एक विलायक, विलायक जो है हमारा जल है, और दूसरा विलेय, विलेय जो हमारा क्या है, नमक है, ठीक है। तो इस विलायक में नमक डाल दिया, यानी विलायक में विलेय पदार्थ डाल देंगे तो क्या होगा, आपका विलयन होगा। अब ये ध्यान रखिएगा, नमक और जल का उदाहरण है। आप जल के अलावा चीनी भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ है, अल्कोहल भी डाल सकते हैं, ये अलग अलग तरीके हैं, तो विलयन बन जाता है आपका। लेकिन विलयन आपका दो तरह से होता है। अगर किसी विलयन में, यदि किसी विलयन में दो विलेय पदार्थ जुड़े हैं, यानी दो विलेय पदार्थ डाल दिया गया, ठीक है, तो उसे विलयन को हम कहते हैं द्विआंगी विलयन, ठीक है। और यहीं पर अगर यदि उसी विलयन में तीन विलेय पदार्थ आ जाए, एक विलेय पदार्थ ए, विलेय, विलेय, तो ये विलयन होगा त्रिआंगी विलयन। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपको शरबत बनाना है, शरबत बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये शरबत बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, ध्यान से समझेंगे। चीनी चाहिए, चीनी में हल्का से कुछ लोग नमक भी डाल देते हैं। तो ये जो चीनी और नमक डाला गया, ये विलेय पदार्थ है। और किस में डाला गया, विलायक में। तो चीनी नमक दोनों विलेय पदार्थ उस जल में डाला गया, यानी विलायक में डाला गया, तो उस विलयन को हम कहते हैं द्विआंगी विलयन। और उसी तरह से अगर हम उसी शरबत में हम चीनी, नमक और उसके साथ अगर नींबू डाल दें, ठीक है, तो ये तीन विलेय पदार्थ डाल दिया गया जल में, तो इस तरह से जो विलयन बनेगा वो त्रिआंगी विलयन बनेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पॉज करके आगे पीछे देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विलयन का प्रकार होता है भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, तीसरा होता है ठोस विलयन, ठीक।
अब ध्यान से समझिएगा गैसीय विलयन क्या है। गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो आपका गैस में होगा, गैस अवस्था में होगा, और जो विलय होगा वो आपका तीनों अवस्था में हो सकता है, ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। यानी विलय पदार्थ किस अवस्था में, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि हमारा विलायक कैसा है, किस अवस्था में। अगर हमारा विलायक गैस अवस्था में है तो हम गैसीय विलयन कहेंगे। उसी तरह द्रव विलयन, ठोस विलयन भी है। अगर हमारा विलायक द्रव अवस्था में है और हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारा विलय पदार्थ किस अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है कि गैस में है, तो ऐसे विलयन को हम द्रव विलयन कहते हैं। ठीक। इसी तरह से हमारा ठोस विलयन क्या होता है, इसमें विलायक जो होगा किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। ठीक। और हमारा विलय पदार्थ किस अवस्था में होगा, ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है, गैस में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आई डोंट केयर। अब ध्यान से समझिएगा, आपने पढ़ा कि विलयन अवस्था के आधार पर तीन है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। अगर आप देखेंगे तो कुल विलयन कितने प्रकार हुए, तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ, तो टोटल कितने हो गए, 9 प्रकार के विलयन हो गए। ठीक है। अब थोड़ा सा उदाहरण से समझ लेते हैं। अभी अगर विलायक गैस अवस्था में क्या मतलब है, जैसे वायु है, वायु में कौन कौन सी गैस है बाबू, सभी गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और अन्य गैस भी हैं। ठीक है। 78% नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है और बचा कुचा जितना भी है वो आपका 1% में अन्य गैस है। ठीक है। अब वायु मतलब क्या है, वायु आपका विलायक है, किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। अब ये जो विलय पदार्थ हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें, ये क्या है, सब विलय पदार्थ हैं। और एक भी किस अवस्था में है, आप देख रहे हो, गैसीय अवस्था में है। ठीक है। अब इसी तरह से एक उदाहरण द्रव का देख लेते हैं। आपका पानी आपने देखा होगा, ठीक है, यानी जल। ठीक है। आप लोग मार्केट में कोल्ड ड्रिंक पिए होंगे ठंडा, तो कोल्ड ड्रिंक पिए होंगे, जब कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो झाग निकलता है, एयर निकलता है, गैस निकलता है। ठीक है। तो उस कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस को दबाव के कारण उसमें डाला जाता है, दबाव के कारण उसमें डाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और उस जो आपका वो कोल्ड ड्रिंक है, जब तक वो खुला नहीं है तब तक आप उसको ये ध्यान रखिएगा, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निश्चित है। ठीक है। इसी तरह से ठोस विलयन में अगर आप बात करेंगे तो ठोस विलयन में आपका उदाहरण है कॉपर को सोना यानी गोल्ड, ठीक है, उसके साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है। आप जान लीजिए जो प्योर सोना होता है, जिसे आप 24 कैरेट बोलते हैं, वो शुद्ध सोना बिल्कुल टिकाऊ नहीं होता है, वो लचकदार उसमें होता है ज़्यादा, यानी तन्यता, आघातवर्ती तन्यता का गुण वो ज़्यादा होता है, वो जल्दी मतलब कुल मिलाकर टिकाऊ नहीं रहता है, वो जल्दी टूट सकता है। इसी के लिए उसमें हम कुछ अपद्रव मिलाते हैं, वो अपद्रव जो होता है हमारा कॉपर का होता है, तो जितना मात्रा में हम कॉपर मिलाते हैं उतना उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है गोल्ड का। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या है।
देखिए दो प्रयोग लेते हैं, प्रयोग 1, प्रयोग 2। ठीक है, प्रयोग 1 में हमने पानी लेते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या लिया, जल। ठीक है, और यहां पर भी हमने 100 ग्राम जल ही लिया, प्रयोग 2 में भी। ठीक है, अभी बच्चा ये जल क्या आपका विलायक है, यानी हमने विलायक 100 ग्राम लिया है। अब इस विलायक में प्रयोग 1 में हम लोग चीनी डालते हैं, इसमें हमने 1 चम्मच डाला। और इसमें हमने चीनी जो डाला 3 चम्मच। ठीक है, अब आप बताइए कौन सा मीठा ज्यादा होगा, कौन सा मीठा कम होगा। तो प्रयोग 2 में जो हमने देखा, जिसमें 3 चम्मच चीनी आप डाल रहे हो, वो थोड़ा मीठा ज़्यादा होगा। और प्रयोग 1 में आपने 1 चम्मच डाला तो ये कम मीठा होगा। आपको क्या समझ में आ रहा कि विलायक की मात्रा कितना है, सब बराबर है, 100 ग्राम यहाँ भी है, 100 ग्राम वहाँ भी है, लेकिन मात्रा किसका बढ़ा रहे हैं, किसका घटा रहे हैं। हम प्रयोग 1 में देख रहे हैं कि हमने केवल 1 चम्मच चीनी डाला और प्रयोग 2 में हमने 3 चम्मच डाला। यानी हम देखें ये चीनी क्या है, हमारा चीनी क्या है, विलेय है। चीनी हमारा क्या है, विलेय है। यहाँ पर प्रयोग नंबर 2 में विलेय की मात्रा हमने 3 गुना किया और यहाँ पर हमारा विलेय की मात्रा 1 ही गुना में है। तो विलेय की मात्रा जहाँ ज्यादा हो गया है उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन। ठीक है, और यहाँ पर विलेय की मात्रा कम है इसलिए हम बोलते हैं तनु विलयन। यानी सांद्रता क्या है, सांद्रता आपका विलेय की मात्रा होता है कि किस विलायक में कितना मात्रा में विलेय पदार्थ डाला गया है। ठीक है, अब तनु विलयन है, ये सांद्र विलयन है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तनु विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होता है और सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा बहुत अधिक होता है। तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होगा उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं, और जिस विलयन में हमारा विलेय की मात्रा कम होगा उसे हम तनु विलयन कहते हैं। तो हमें 3 चीजें समझना है। एक समझना है संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन, तीसरा हमें समझना है अति संतृप्त विलयन। इन तीनों को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं विलेयता। ठीक है, तीनों को समझने से पहले विलेयता क्या होता है ये देखते हैं। चल एक उदाहरण ध्यान से समझेंगे। प्रयोग करते हैं, प्रयोग 1 है, प्रयोग 2 है। ठीक है, प्रयोग 1 है, प्रयोग 2 है। इन 1 और 2 में ध्यान से समझिए। प्रयोग 1 में और 2 में हम विलायक की मात्रा बराबर लेंगे। मान लेते हैं 100 ग्राम हमने यहाँ भी विलायक लिया है
और 100 ग्राम जो विलायक लिया है यहाँ भी है, विलायक का नाम क्या है, द्रव। ठीक है, अब इसमें हम चीनी डालेंगे और इसमें हम डालेंगे नमक। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया है नमक या चीनी जब आप पानी में डालते हैं, 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाता है। वो जो नमक या चीनी आप डालते हैं वो द्रव पेंदी पर चला जाता है, बर्तन के पेंदी पर जाके इकट्ठा होने लगता है। यानी जितना घुलना था घुल गया, अब उससे ज़्यादा घुल नहीं पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम वही देखते हैं। पहले विलेयता कहानी समझ ली। मान लो जो हमने यहाँ पर 100 ग्राम हमने लिया है विलायक, इसमें हम डाल रहे हैं, धीरे धीरे करके सब में चीनी और नमक डालेंगे। इसमें 10 ग्राम डाला पहले, इसमें भी 10 ग्राम डाला, हमने घोला सामान्य ताप पर। यहाँ पर टेम्परेचर का कोई कहानी नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाइए, सामान्य ताप पर कहानी होगा। 10 ग्राम डाला चीनी, प्रयोग नंबर 2 में भी 10 ग्राम आपने नमक डाला, घुल गया आसानी से। ठीक है, 20 ग्राम कर दिया, यहाँ भी 20 ग्राम कर दिया, घुल गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। 35 ग्राम किया, यहाँ भी 35 ग्राम किया, घुल गया यहाँ भी आसानी से। लेकिन जैसे ही आप 1 ग्राम इसमें और बढ़ाते हैं, 36वां ग्राम, तो ये जो 1 ग्राम आपने बढ़ाया है ये घुला नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आपने जैसे ही 1 ग्राम बढ़ाया, वो 1 ग्राम यानी जो 36 ग्राम हुआ टोटल, वो घुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि 100 ग्राम जल में चीनी केवल 35 ग्राम आसानी तक घुल पाया। जैसे 1 ग्राम बढ़ाया, 36वां ग्राम हुआ, यानी 1 ग्राम बढ़ाने पर वो घुला नहीं, वो 1 ग्राम नहीं घुला, वो नीचे जाके बैठ गया। और यहाँ पर वो 1 ग्राम जो नमक हमने बढ़ाया वो आसानी से घुल गया। तो नमक और चीनी में अगर विलेयता की बात करेंगे, यानी कौन आसानी से घुल गया, तो नमक घुल गया। तो इसका मतलब नमक की विलेयता अधिक है। विलेयता अधिक का मतलब ये जल में आसानी से घुल गया, घुल जाएगा। और चीनी की विलेयता क्या है, नमक की अपेक्षा कम है। विलेयता यही है कि घुलने की क्षमता किसकी कितना अधिक होता है 100 ग्राम विलायक में। बात अगर आपको यहाँ समझ में आ गया, तब हम लोग संतृप्त और असंतृप्त और अति संतृप्त की भी कहानी यहीं पर देख लेते हैं। अब हमको बताइए संतृप्त विलयन क्या है। यहाँ देखिए, आपने 35 ग्राम जैसे ही डाला जल, वो आसानी से घुल गया। ठीक है, जैसे ही आपने 1 ग्राम बढ़ाया वो घुला नहीं है, ये घुला नहीं। जब ये घुला नहीं तो 35 ग्राम तक डालने पर ये विलयन संतृप्त हो गया। जहां तक घुल गया था 35 ग्राम तक घुला था, इसलिए अब इसको संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी अब आप इसमें 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी डालोगे वो घुलेगा नहीं। इसकी घुलने की क्षमता 35 ग्राम तक था, इसलिए संतृप्त विलयन हुआ। अब इससे ज़्यादा ये घुल नहीं सकता है। असंतृप्त क्या है, अब ध्यान दीजिए। नमक में इसकी घुलने की जो क्षमता है, विलेयता है, वो 48 या 40 ग्राम तक है। मान लेते हैं 40 ग्राम के बाद आप इसमें और अगर डालेंगे तो ये भी नहीं घुलेगा। तो अभी हमने कितना डाला है, 35 से
36 ग्राम। तो अभी 36 ग्राम डाला है तो 4 ग्राम अभी बचा है। तो जो बचा है अभी यानी घुल सकता है, 4 ग्राम डालेंगे तो अभी इसी को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन, क्योंकि इसमें अभी भी 4 ग्राम घुल सकता है और यहाँ पर घुलेगा नहीं, इसलिए इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्योंकि अब ये 35 ग्राम के बाद नहीं घुलेगा, 35 ग्राम तक घुलेगा ही, तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन उसे कहते हैं जहाँ चांस अभी और है कि और घुल सकता है। तो अभी कितना और घुल सकता है, अगर ये नमक की विलेयता 40 ग्राम था तो 4 ग्राम और घोल सकते हैं, यानी 4 ग्राम नमक और डालेंगे तो वो आसानी से घुल जाएगा। तो इसी को हम असंतृप्त कहते हैं, इसे हम संतृप्त कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आता है अति संतृप्त। क्या होता है, ध्यान दीजिए, अति मतलब ज़्यादा हो गया। ठीक है, ज़्यादा घोल देना है हमको। तो अगर नमक का ले लेते हैं, 40 ग्राम तक ये घुल सकता है आसानी से सामान्य ताप पर। अब 40 ग्राम से ज़्यादा हमें मान लो 60 ग्राम घोलना है नमक। ठीक है, 60 ग्राम नमक घोलना है तो आसानी से 40 तक ही घुलेगा। 20 ग्राम हमें और घोलना है तो 20 ग्राम और घोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का ताप बढ़ा देते हैं। जैसे ताप बढ़ा देंगे उस विलायक का तो ये 20 ग्राम भी घुल जाएगा। जब 20 ग्राम इसमें और हो गया, यानी चला 40 ग्राम प्लस 20 ग्राम, तो ये ज़्यादा घुल गया। इसी को हम कहते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। ठीक है। तो उम्मीद है आपको संतृप्त और असंतृप्त और अति संतृप्त के बारे में अच्छे से पता चल गया। ठीक है, तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा। और ये हमारा पहला भाग था